Hello, my dear friends. I am Sushant Raj. Welcome to you on the Goal Study Point. Today's we will briefly discuss here some important chapter of class 10 of history. फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ पे क्लास 10th के हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर को डिस्कस करेंगे और उस चैप्टर में आज हम लोग स्टार्ट करेंगे राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं कि हिस्ट्री हम लोगों को स्टडी क्यों करनी चाहिए। हिस्ट्री डियर फ्रेंड्स, हिस्ट्री हम लोगों को यह बताता है कि हमारे एंसेस्टर्स पास्ट में जो गलती करके जा चुके हैं वह मिस्टेक्स हम लोग प्रेजेंट में ना करें, यानी कि उनके द्वारा जो मिस्टेक किया गया है उस मिस्टेक से बचने के लिए हम लोगों को हिस्ट्री की स्टडी करनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसमें हम लोगों को सबसे फर्स्ट जो टर्म समझना है वो है नेशनलिज्म। नेशनलिज्म क्या होता है? तो नेशनलिज्म फीलिंग ऑफ लव एंड प्राइड फॉर योर ओन कंट्री, अपने कंट्री के लिए पैट्रियोटिक फीलिंग्स को रखना, अपने कंट्री के लिए पैट्रियोटिक की फीलिंग रखना ही नेशनलिज्म बोला जाता है। अपने कंट्री के लिए पैट्रियोटिक की फीलिंग या फिर हम बोल सकते हैं फीलिंग ऑफ लव एंड प्राइड फॉर योर ओन कंट्री। इसमें हम लोग इस चैप्टर को हम लोग 7 लेक्चर में कवर करेंगे। फर्स्ट में हम लोग बात करेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन का, सेकेंड में द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, थर्ड में द एज ऑफ रेवोल्यूशन, फोर्थ में यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, इटली एंड ब्रिटेन, फिफ्थ में बात करेंगे विजुअलाइजिंग द नेशन, सिक्स में कवर करेंगे नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म के बारे में, और 7 लेक्चर में हम लोग इसको रिवीजन करेंगे। हम लोग यहाँ पे ब्रीफली इसको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट में हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन को स्टार्ट करेंगे हम लोग सबसे फर्स्ट आज। फ्रेंच रेवोल्यूशन, डियर फ्रेंड्स, आप लोग क्लास 9th में फ्रेंच रेवोल्यूशन को अच्छे से स्टडी किए होंगे। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में, फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ था? फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में स्टार्ट हुआ था। क्यों स्टार्ट हुआ था? तो यहाँ के जो किंग थे जिनका नाम था लुइस 16 जो यहाँ के किंग थे उनके द्वारा कुछ गलत फैसला, कुछ गलत डिसीजन ले लिया जाता है, और इस डिसीजन में फर्स्ट जो डिसीजन रहता है वो होता है कि यहाँ पे टैक्सेस को बढ़ा दिया जाता है। यहाँ पे एक सिस्टम रहता है टैक्सेस पे करने के लिए। यहाँ फ्रेंच सोसाइटी जो रहती है, फ्रेंच सोसाइटी 3 पार्ट में डिवाइड रहती है। फर्स्ट स्टेट मतलब फ्रेंच सोसाइटी 3 पार्ट में बटी हुई रहती है। फर्स्ट रहता है फर्स्ट स्टेट जिसको कलर्जी बोला जाता है। सेकेंड स्टेट जो रहता है उसको नोबेलिटी बोला जाता है। और थर्ड स्टेट जो रहता है इसमें पीजेंट्स जो भी किसान रहते हैं और छोटे छोटे मतलब नीचे अहोदय के जो भी व्यक्ति रहते हैं वह थर्ड स्टेट में रहते हैं। लुइस 16 के द्वारा एक पॉलिसी लाया जाता है जिसमें, और यह पॉलिसी था कि जो भी थर्ड स्टेट के पर्सन है वही सिर्फ टैक्सेस पे करेंगे गवर्नमेंट को, मतलब गवर्नमेंट को टैक्सेस सिर्फ थर्ड स्टेट के लोग ही पे करेंगे। बाकी जो रेस्ट ऑफ फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के पर्सन थे इनको कुछ प्रिविलेजेस दिया गया था, कुछ छूट दिया गया था। और लुइस 16 फ्रेंच रेवोल्यूशन में फ्रेंच में होता क्या है, फ्रेंच जब लुइस 16 सत्ता को संभालते हैं, जब राजगद्दी पर विराजमान होते हैं तो उस समय ट्रेजरी पूरी तरह से खाली हो चुका रहता है। जो खजाना रहता है, जो राजकोष रहता है फ्रेंच का, वह खाली हो चुका रहता है। और लुइस 16 इसको फुल करने के लिए मतलब भरने के लिए काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस लगा देते हैं थर्ड स्टेट के ऊपर। और इस पॉलिसी से थर्ड स्टेट के पर्सन और वहाँ के जो अदर सिटीजन रहते हैं जिनके ऊपर ये प्रेशर पड़ता है वो इसका प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। उसी का नाम पड़ जाता है फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में हम लोग यहाँ पे मेजर चीज़ों को देखेंगे, उतना डिटेल में हम लोग कवर नहीं करेंगे, बट ये आपको याद रखना होगा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में स्टार्ट हुआ था। और इसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो लोग शामिल थे वो कौन थे? तो मोस्ट ऑफ इसमें थर्ड स्टेट के पर्सन थे, थर्ड स्टेट के पर्सन शामिल हुए थे। फिर बाद में फर्स्ट और सेकेंड स्टेट वाले जो एजुकेटेड पर्सन थे वह भी इसमें आगे चल करके इंक्लूड हो गए। तो हम लोग बात करते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन फीलिंग ऑफ राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में किस तरह से हेल्प करता है। तो कहा जाता है कि यूरोप में जो नेशनलिज्म का फीलिंग जाता है, मतलब यूरोप में जो नेशनलिज्म का फीलिंग जाता है उसको पहुंचाने का काम करता है फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन ही सबसे पहले यूरोप में नेशनलिज्म के फीलिंग को एक्सप्रेस करने का काम करता है, पहला चीज। दूसरा चीज कि जब फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है तो इसमें डिमांड क्या किया जाता है? इसमें लोग डिमांड करते
है कि मोनार्की सिस्टम को खत्म कर दिया जाए। जो राजशाही सिस्टम है, मोनार्की सिस्टम का मतलब यह कि वहाँ पे राजा पूरी तरह से शासन करेगा, मतलब जो भी रूलिंग है, रूलिंग करने का जो काम होगा वह राजा करेगा, जिसको मोनार्की सिस्टम कहा जाता है, बोला जाता है। तो यहाँ पे फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो फ्रेंच के पर्सन थे उन्होंने यह डिमांड किया कि मोनार्की सिस्टम को खत्म कर दिया जाए और डेमोक्रेसी सिस्टम को स्टार्ट किया जाए। मोनार्की सिस्टम को खत्म करके डेमोक्रेसी सिस्टम को स्टार्ट किया जाए, ये फ्रेंच के लोगों के द्वारा बोला जाता है। थर्ड वाला चीज क्या आता है? तो थर्ड वाला इसमें चीज था कि इस डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करने के लिए कुछ कॉमन आइडेंटिटी बनाना काफी जरूरी था। जैसे डेमोक्रेसी अगर आया तो डेमोक्रेसी में कुछ कॉमन चीजें होता है, वहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं होगा कि दो सोसाइटी के जो थर्ड मतलब 3 स्टेट है, सोसाइटी जो 3 स्टेट में बटी हुई है उसमें से फर्स्ट और सेकेंड को टैक्स नहीं पे करना है, सिर्फ थर्ड को पे करना है। ऐसा डेमोक्रेसी में नहीं होता। डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि वहाँ पे जो भी पावर्स है वो सिटीजन्स के हैंड में होगा, उसके साथ साथ डेमोक्रेसी के लिए कुछ कॉमन रूल होगा जो सबके ऊपर लागू होगा, जिसको सिविल कोड कहा जाता है, वो सबके ऊपर लागू होगा। तो इस डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल बनाने के लिए यहाँ पे कुछ मेजर स्टेप्स लिया जाता है। यहाँ पे सबसे पहले नेशनल असेंबली का फॉर्मेशन होता है। नेशनल असेंबली इट मीन्स कहने का मतलब जैसे अपना लोकसभा, अपना सांसद है, उस सांसद में बैठने के लिए अपने स्टेट के जितने भी पर्सन हैं वहाँ से एक एक व्यक्ति निकल कर वहाँ जाता है और जा करके उस क्षेत्र को हेड करता है, मतलब उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। तो इस चीज़ को करने के लिए वहाँ पे एक नेशनल असेंबली का फॉर्मेशन किया गया और जो भी वहाँ का मतलब स्टेट मतलब फ्रांस में जो भी स्टेट्स था वहाँ से उस क्षेत्र से एक पर्सन को निकाला गया कि ये क्या करेगा, नेशनल असेंबली में जाकर के बैठेगा और अपना जो भी प्रॉब्लम है वहाँ पे रखेगा। तो नेशनल असेंबली का नींव रखा गया। तीसरा चीज था कि फ्रेंच था मतलब जो फ्रेंच लैंग्वेज था उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया। पहला क्या बोले तो पहला मैं बताया कि नेशनल असेंबली का फॉर्मेशन किया गया कब, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय मोनार्की को खत्म करके डेमोक्रेसी को लाने के लिए कुछ स्टेप्स लिया गया, जिसमें पहला चीज की नेशनल असेंबली का फॉर्मेशन किया गया, दूसरा फ्रेंच को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया, तीसरा था कंस्ट्रक्शन ऑफ यूनिफॉर्म लॉ, मतलब कि यूनिफॉर्म सिविल जो लॉ था, सिविल कोड था, एक ऐसा नियम मतलब लॉ बनाया गया जो लॉ सबके ऊपर लागू होगा, इस चीज का व्यवस्था किया गया। फोर्थ नंबर था कि यहाँ पे इंटरनल जो कस्टम ड्यूटीज था उसको एबॉलिश किया गया, उसको हटा दिया गया। ये कुछ मेजर स्टेप्स लिया गया फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय। नेक्स्ट है कि यहाँ पे जैकोबिन क्लब का फॉर्मेशन किया जाता है। एक जैकोबिन क्लब का फॉर्मेशन किया जाता है। क्वेश्चन आता है कि जैकोबिन क्लब क्या था। जैकोबिन क्लब स्कूल के स्टूडेंट और कॉलेज के स्टूडेंट के द्वारा फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म को यूरोप में सेपरेट करने के लिए एक क्लब बनाया जाता है, उसी क्लब का नाम रहता है जैकोबिन क्लब। ये क्लियर है यहाँ तक। फिर नेक्स्ट आता है कि इस जैकोबिन क्लब को सपोर्ट करने के लिए और साथ ही साथ ये जो नेशनलिज्म का फीलिंग था फ्रेंच में, इसको पूरे यूरोप में लाने के लिए कुछ फ्रेंच आर्मीज को फॉरेन लैंड पे भेजा जाता है नेशनलिज्म के फीलिंग को सेपरेट करने के लिए। इस तरह से वहाँ पे फ्रेंच आर्मीज पूरे यूरोप में फॉरेन लैंड पे पहुँच जाती है। और जैसे ही पहुँचती है तो उसके बाद एक आता है नेपोलियन। आप लोग नाम सुने होंगे नेपोलियन का। तो नेपोलियन आता है और नेपोलियन के द्वारा वहाँ पे कुछ रूल लाया जाता है। नेपोलियन का जो रूल आता है, तो जैसे ही नेपोलियन का रूल आता है तो नेपोलियन क्या करता है, जो डेमोक्रेटिक सिस्टम रहता है, डेमोक्रेटिक सिस्टम को खत्म करके और फिर से वहाँ पे मोनार्की सिस्टम को रीएस्टैब्लिश कर देता है। नेपोलियन कब आया था? नेपोलियन आया था 1804 से लेकर के 1815 तक नेपोलियन रहता है। और ये जैसे ही सत्ता में आता है तो ये क्या करता है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम को वहाँ पे जो फ्रेंच में डेमोक्रेटिक सिस्टम था उसको खत्म करके और वहाँ पे वापस से फिर से रिकंस्ट्रक्ट कर देता है। किसको? रिकंस्ट्रक्ट कर देता है मोनार्की सिस्टम को। ये काम किया गया। उसके बाद नेपोलियन के द्वारा कुछ सिविल कोड लाया गया जिसको नेपोलियनिक कोड बोला जाता है, नेपोलियनिक कोड भी बोला जाता है। इसमें क्या था? तो इसमें सबसे फर्स्ट चीज था इक्वलिटी बिफोर लॉ, मतलब कि सबको जो जितने भी सिटीजन्स थे उनको लॉ के बिफोर इक्वल किया गया।
ये काम नेपोलियन के द्वारा किया गया। दूसरा था राइट टू प्रॉपर्टी, सबको राइट टू प्रॉपर्टी का राइट दिया गया। नेक्स्ट है कि यहाँ पे फ्यूडल सिस्टम को अबॉलिश किया गया। नेपोलियन के द्वारा ये सब कुछ अच्छा काम किया गया था। सबसे पहला काम था कि यहाँ पे सबसे जो पहला काम था वो था इक्वलिटी बिफोर लॉ, मतलब सभी को लॉ के बिफोर इक्वल किया गया। दूसरा था सबको राइट टू प्रॉपर्टी दिया गया। और तीसरा जो चीज़ था वो था फ्यूडल सिस्टम को अबॉलिश किया गया। फ्यूडल सिस्टम क्या होता है? तो फ्यूडल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें जो भी पीजेंट्स थे, किसान थे और जो भी बिजनेसमैन थे, उनको अपने प्रोडक्शन का कुछ हिस्सा एज अ टैक्स के रूप में पे करना होता था। इन सब चीज़ों को नेपोलियन खत्म कर देता है। लेकिन नेपोलियन के द्वारा कुछ निगेटिव चीज़ें भी आती है, और वो ये थी कि नेपोलियन के द्वारा जो भी पर्सन, मतलब जो भी आर्मीज को फॉरेन लैंड पे भेजा गया था, वो आर्मी उस फॉरेन लैंड को कन्वर्ट कर लेती है, वहाँ पे कब्जा कर लेती है, और कब्जा करने के बाद वहाँ पे टैक्सेस वगैरह हाई कर देती है, जिससे जो भी फॉरेन लैंड के मतलब सिटीजन्स थे उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। ये चीज़ हो गया। उसके साथ साथ नेपोलियन के द्वारा क्या किया गया, ये काम किया गया। और नेपोलियन के द्वारा एक और अच्छा चीज़ था कि जब नेपोलियन जब आता है सत्ता में, तो इस समय यहाँ का जो बिजनेस था और जो भी यहाँ की ट्रेड वगैरह था उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आता है। तो ये सब चीज़ें हम लोग कवर किए आज के लेक्चर में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे फिर सेकेंड वाले लेक्चर को, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।